हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरफेरेंस का तीसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें कल मैंने आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, फ्रिंजें क्या होती है ये बताया था। आज हम लोगों को फ्रिंजों की चौड़ाई यानी फ्रिंज विड्थ का क्या करना है, फार्मूला निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने दिखाया ये एस कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है और इससे चलने वाली ये लाइट रे आगे दो स्लिट S1 और S2 पर पड़ती हैं। स्लिट क्या होती है मैंने बताया था कल आपको, ठीक, कि ये एक कोई दफ्ती का टुकड़ा है, कोई हार्ड बोर्ड है, उसमें दो लीनियर कट कर देते हैं, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं स्लिट। उससे लाइट गुजर सकती है, बहुत बारीक रेखी छिद्र कर देते हैं, ठीक। तो S1 S2 ये दो छिद्र है, ठीक है, बहुत पास S1 S2 के बीच की दूरी बहुत कम होती है, जितनी कम होगी उतना अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलता है। तो हम इनके बीच की दूरी बहुत कम, कुछ मिलीमीटर रखते हैं, ठीक। और ये दूरी हमने स्मॉल डी से दिखाई हुई है, ठीक। इससे कैपिटल डी डिस्टेंस पर एक स्क्रीन है। ये कैपिटल डी स्मॉल डी के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। ये मिलीमीटर के ऑर्डर का है और ये कुछ 1 मीटर या 2 मीटर दूर पर्दा रख देते हैं, ठीक। और इस स्क्रीन पर एक कोई पॉइंट P है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, प्रेक्षण बिंदु है, ठीक। यानी हमें इसी पॉइंट पर ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट। और मान लेते हैं कि ये स्क्रीन के सेंटर से XM डिस्टेंस पर है, X डिस्टेंस पर भी मान सकते हैं, Y डिस्टेंस पर जो भी मानना हो, हमने इसको XM मान लिया, ठीक। अब आप जानते हैं कि पॉइंट P पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी, ये सीधे सीधे इस बात पर डिपेंड करता है कि जब S1 से चलने वाली रे पॉइंट B पर पहुंचेगी और S2 से चलने वाली रे पॉइंट B पर पहुंचेगी, तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा, पथांतर कितना होगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी। तो मैंने दिखाया यहां S1 से चलने जो रे P पर पहुंचती है उसने कितना पाथ ट्रेवल किया, S1P। S2 से चलने जो रे P पर पहुंची उसने कितना पाथ ट्रेवल किया, S2P। क्लियर दिखाई दे रहा है कि नीचे वाला पाथ ऊपर वाले पाथ से ज्यादा लंबा है। तो इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पथांतर, वो पथांतर कितना है वो निकालना है। अच्छा, इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, S1 पॉइंट से अगर S2P लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, मान लीजिए परपेंडिकुलर जो है यहां पर A पॉइंट पर गिरता है, ठीक। तो चूंकि इस ट्राइंगल PS1A में इसका एक परपेंडिकुलर है S1A, ये बहुत छोटा है, इसलिए इसका हाइपोटेन्यूज S1P और बेस AP, ये दोनों लंबाई में लगभग क्या होंगे, बराबर। ये और ये S1 से P तक की दूरी A से P तक की डिस्टेंस के बराबर होगी। मैंने फर्स्ट ईयर में आपको कई बार ये समझाया है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज का जो लंब है, रेक्टेंगुलर ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है, अगर ये बहुत छोटा हो कंपेरिजन में बेस या हाइपोटेन्यूज के यानी आधार या कर्ण के, तो उसके आधार और कर्ण लंबाई में लगभग बराबर होते हैं। चलिए देख लीजिए, यहां पर नहीं पता देख लीजिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज है, ठीक, ABC। पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। अब सोचिए कि अगर AB जो है ये बहुत कम हो जाए कंपेरिजन में किसके, BC के, यानी A पॉइंट यहां नहीं, इस ट्राइंगल को ना देखकर आप सोचिए ऐसा ट्राइंगल है, A पॉइंट यहां कहीं होता तो इसका एक परपेंडिकुलर बहुत छोटा होता तुलना में BC के। तो अगर AB बहुत कम है BC से, तो AB का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। आप जाते हैं बहुत स्मॉल डिजिट का स्क्वायर और छोटा हो जाता है, तो हम AB स्क्वायर को BC स्क्वायर कंपेरिजन में नेग्लेक्ट कर देंगे, और जब इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो AC स्क्वायर लगभग बराबर BC स्क्वायर के, दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दीजिए, AC लगभग बराबर BC के, यानी तब ये जो A पॉइंट ये यहां आ गया, ये और ये लंबाई में लगभग बराबर होगी। तो क्लियर है, मैंने फर्स्ट ईयर में कई बार बताया था आपको, ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दिया। ये अप्रॉक्सीमेशन कई जगह यूज होता है, तो ये ध्यान रखिए। अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बहुत छोटा है बेस के कंपेरिजन में, तो उसके बेस और हाइपोटेन्यूज यानी आधार और कर्ण लंबाई में बराबर होते हैं। ऐसे ही अगर ये बेस बहुत छोटा हो जाए परपेंडिकुलर कंपेरिजन में,
तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस ये आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। भाई ये नहीं, अगर ये बहुत छोटा हो गया तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तब AC बराबर हो जाएगा किसके, AP के। क्लियर? अब इधर अगर आप देखिए तो ये जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है वो S1 S2 है। राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस कौन है, ये S1 S2। ठीक, तो S1 S2 क्योंकि इसका कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, इसलिए S1A तो इससे छोटा ही होगा, क्योंकि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक, तो S1 S2 इसका हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण है, तो उससे तो छोटा ही होगा S1A। और मैंने बताया था S1 S2 यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्लिट के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, 0.5 या 1 मिलीमीटर लगभग। तो S1 S2 ऑलरेडी बहुत कम है, और आप कह रहे हो S1A उससे भी कम होगा, यानी S1A बहुत छोटा है, और आप कह रहे हो स्क्रीन हमने बहुत दूर रखी है। तो स्क्रीन अगर बहुत दूर रखी है तो A से P तक की डिस्टेंस ज्यादा होगी, और S1A बहुत छोटा है। तो इसका मतलब ये जो इधर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें S1A जो है, जो इसका परपेंडिकुलर है, वो इसके बेस AP से बहुत कम है। तो वही यहां पर कंडीशन लग रही है कि इसका परपेंडिकुलर बहुत छोटा है, तो इसका बेस AP S1P के लगभग बराबर होगा। तो अगर S1 से P तक की डिस्टेंस के बराबर A से P तक की डिस्टेंस हो जाएगी, तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये नीचे वाला पाथ इससे कितना ज्यादा लंबा है। S1P के बराबर तो खाली A से P तक की डिस्टेंस होगी, तो इसका मतलब नीचे वाला पाथ ऊपर वाले पाथ से इतना ही तो ज्यादा लंबा है। यानी S2 से चल रही जो रे P पर पहुंच रही है, वो S1 से चल रही रे की तुलना में S2A इतना ज्यादा पाथ ट्रेवल कर रही है। बात समझ में आ गई ना आपको? ठीक, कि S1P लगभग बराबर होगा AP के। ठीक, क्यों? क्योंकि इसका इस राइट एंगल ट्राइंगल का, अरे भाई ये लंब डाला था तो ये इधर 90 है, तो इधर भी तो 90 होगा। तो इसका जो परपेंडिकुलर है बहुत स्मॉल है, इसलिए AP लगभग बराबर होगा S1P के। तो S1 से P तक की दूरी के तो केवल A से P तक की दूरी बराबर होगी। तो S2P S1P से कितना ज्यादा लंबा है, S2A। तो फिगर से क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो पाथ डिफरेंस होगा, पथांतर जो होगा, पाथ डिफरेंस, ये बराबर हो जाएगा S2A के। तो ये समझ में आ गया कि दोनों वेव जब पॉइंट P पर पहुंचेंगी तो उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो S2A होगा। तो ये तो हमने निकाल लिया कि पाथ डिफरेंस कितना होगा, S2A होगा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है क्या कि ये पाथ डिफरेंस होगा कितना। तो उसके लिए हम O को P से मिला रहे हैं, O को P से मिलाएंगे। और अगर हम ये मान लें कि ये जो एंगल है ये थीटा है, इस एंगल को अगर थीटा माना जाए तो ये एंगल भी थीटा होगा, लगभग अप्रॉक्सीमेटली थीटा होगा। ठीक, ये थीटा है तो ये भी लगभग थीटा होगा। कैसे? चूंकि S1 S2 के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, तो O और S2 के बीच की दूरी तो और भी कम होगी। यानी कि जो S2P लाइन है और OP लाइन है ये बहुत क्लोज होंगी, फिगर में दूर दूर दिखाएगी लेकिन ये बहुत पास पास होगी। अगर ये दोनों लाइनें सोचिए बहुत पास पास हैं, तो S1 से जो परपेंडिकुलर हमने यहां डाला है ये, तो ये लाइन इस लाइन पर भी लगभग परपेंडिकुलर होगी, ये एंगल भी लगभग 90 होगा। और अगर ये एंगल लगभग 90 होगा, समझ रहे हैं आप? ठीक, अच्छा इधर ये 90 में ये थीटा निकल गया तो ये कितना बचा? देखिए इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है ये एंगल 90 में से थीटा निकल गया तो ये एंगल कितना बचा? 90 माइनस थीटा। और मैंने बताया कि ये लाइन अगर इस पर परपेंडिकुलर है तो इसी लाइन के बहुत पास में ये है, तो ये लाइन इस पर भी लगभग परपेंडिकुलर होगी। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा क्योंकि इस ट्राइंगल में तीनों कोणों का सम क्या होगा? 180। तो ये 90 हो गया, ये 90 माइनस थीटा, तो 90 और 90 माइनस थीटा जोड़ो 180 माइनस थीटा, यानी 180 में केवल थीटा कम, तो ये तीसरा एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये थीटा अगर होगा तो ये भी लगभग थीटा के बराबर होगा। गर्मी बहुत ज्यादा है, वीडियो बनाना पड़ रहा है।
चलिए, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब ये ट्राइंगल S1 S2A और ट्राइंगल POC, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे। ट्राइंगल S1 S2A सिमिलर होगा ट्राइंगल POC के। दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? सिमिलर होते हैं जिनके तीनों एंगल सेम हो। अगर इस ट्राइंगल के हम एंगल देखें तो एक एंगल थीटा है, एक 90, और तो फिर ये क्या होगा? ये 90 है, ये थीटा है, तो तीसरा कितना बचा? 90 माइनस थीटा। इसमें देखिए ये थीटा है, ये 90 होगा, तो ये तीसरा एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो जो इसके तीन एंगल है वही उसके तीन एंगल है, तो सिमिलर हो गए। और हमने पढ़ा है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। सिमिलर ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, एक जैसी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो पहले हमने इस ट्राइंगल S1 S2A में एक साइड ली, मानी बात है कि हम थीटा के सामने वाली साइड लेंगे S2A, इसी की तो वैल्यू निकालनी है S2A कितना होगा। तो S2A अपॉन, इसमें थीटा के सामने वाली भुजा ली तो इसमें भी थीटा के सामने वाली लेंगे PC इक्वल टू, समझ आ रही बात? अब इसकी दूसरी भुजा हमने ले ली, ठीक है, और वो ली हमने इस समकोण त्रिभुज का हाइपोटेन्यूस S1 S2। तो दूसरे में भी हम समकोण त्रिभुज का कर्ण ले लेंगे OP। तो यहां पर हमने थ्योरम लगा दी कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती। और देखिए S2A ऐसे ही उतार लिया अभी मैंने, PC ये भी ऐसे ही उतार लिया, S1 S2 को भी ऐसे ही उतार लिया। OP, O से P तक की डिस्टेंस को O से C तक की डिस्टेंस के बराबर लिया जा सकता है, क्योंकि OP लगभग बराबर OC के। वही कंडीशन कि स्क्रीन बहुत दूर रखी है, इसलिए ये डिस्टेंस ज्यादा होगी और ये कम। तो चूंकि इस समकोण त्रिभुज का परपेंडिकुलर जो है वो बहुत छोटा होगा कंपैरिजन में बेस के। बेस क्यों? स्क्रीन बहुत दूर रखी है, तो इसके बेस और हाइपोटेन्यूस लगभग बराबर होंगे। तो OP लगभग बराबर हो जाएगा किसके? OC के। ये OP OC के लगभग बराबर तभी होगा जब ये स्क्रीन बहुत दूर रखी है, यानी इस समकोण त्रिभुज का जो लंब है वो बहुत छोटा है आधार की तुलना में, तो आधार और कर्ण लंबाई में लगभग बराबर हो गए। क्लियर है? अब यहां से S2A अपॉन PC फिगर में देखिए कितना है, P से C तक की डिस्टेंस XM, ठीक, और S1 S2 स्मॉल d है, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे अगर तो स्मॉल d आ गया है S1 S2, और OC, O से C तक की डिस्टेंस जो है वो कैपिटल D, O से C तक की डिस्टेंस कैपिटल D, ठीक। चलिए अब यहां से S2A की वैल्यू निकाल ली जाए तो वो आ जाती है XM स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। तो दोनों वेव जब पॉइंट P पर पहुंचेंगी तो उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो इतना होगा। अगर आप इसको एक फार्मूले के रूप में याद रख सकें तो ये बहुत अच्छा होगा, इससे आपके कुछ न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व होंगे। तो फार्मूले के रूप में याद रखिए कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में S1 S2 से चलने वाली जब रे स्क्रीन के किसी पॉइंट पर पहुंचती हैं तो उस पॉइंट पर उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होता है वो XM स्मॉल d अपॉन कैपिटल D होता है। जहां XM क्या है? XM उस पॉइंट की स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस है, बाकी स्मॉल d और कैपिटल D तो आप जानते ही हैं। तो समझ में आया पाथ डिफरेंस कैसे निकाला? तो ये तो पता लग गया कि जब ये दोनों वेव पॉइंट P पर पहुंची है तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है। अब अगर हम ये मान लें कि पॉइंट P पर डीप फ्रिंज बन रही है, पॉइंट P पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, अगर ये मान लिया जाए कि पॉइंट P पर डीप फ्रिंज बन रही है तो फॉर ब्राइट फ्रिंज
अगर हम मान लें कि पॉइंट पी पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, डीप फ्रिंज बन रही है, यानी वहां संपोषी व्यतकण हो रहा है, संपोषी व्यतकण हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने पढ़ा था पार्ट डिफरेंस की वैल्यू 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इनमें से कुछ होनी चाहिए। जनरल फार्मूला था m लैम्डा। तो अगर आप कह रहे हैं कि पॉइंट पी पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, हमने मान लिया कि ब्राइट फ्रिंज बन रही, तब तो पक्का है कि ये पार्ट डिफरेंस जो निकला है xm स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, ये या तो 0 के बराबर होगा, या लैम्डा के बराबर होगा, या 2 लैम्डा के बराबर, या 3 लैम्डा के बराबर, क्योंकि यही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस होते हैं। तो हमने इसको बराबर कर दिया m लैम्डा के, जहां m की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इनमें से कुछ भी हो सकती है। अब यहां से अगर हम xm की वैल्यू निकालें तो xm बराबर आ जाएगा m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ये जो xm बराबर आ गया m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ये xm क्या है? xm पॉइंट p की स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस है। xm पॉइंट p की स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस है, लेकिन हमने तो माना है कि पॉइंट p पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये xm जो है ये किसी ब्राइट फ्रिंज की स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस है। यानी कोई ब्राइट फ्रिंज स्क्रीन के सेंटर से कितनी दूरी पर बनेगी, ये उसको निकालने का फॉर्मूला हो गया। यानी ये स्क्रीन पर ब्राइट फ्रिंजों की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला हो गया कि कोई ब्राइट फ्रिंज स्क्रीन पर सेंटर से कितनी दूरी पर बनेगी। बस आपको जिस ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालनी हो m की उसी हिसाब से वैल्यू रख दीजिए। जैसे अगर हमें निकालना कि पहली ब्राइट फ्रिंज सेंटर से कितनी दूरी बनेगी, तो m की पहली वैल्यू रखें, और m की पहली वैल्यू 0 है, तो 0 यहाँ रख दोगे तो x बराबर आ जाएगा 0। यानी पहली ब्राइट फ्रिंज जो है वो सेंटर पे ही बनेगी, ठीक, और बननी भी चाहिए। देखिए जरा क्यों, क्योंकि S1 से चलने वाली जो रे C पर पहुंचेगी, इसको ऐसे मिलाइए, और S2 से चलने वाली जो रे C पर पहुंचेगी, देखिए उनके पाथ एग्जैक्ट इक्वल लेंथ के होंगे कि नहीं होंगे? दोनों के पाथ इक्वल लेंथ के होंगे, यानी यहां पर जब वो पहुंचेंगी तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस हमेशा 0 ही रहेगा, चाहे लाइट की वेवलेंथ कुछ भी हो, ठीक। S1 और S2 चलने वाली रे जब पॉइंट P पर पहुंचेंगी तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस जो है वो 0 ही रहेगा, और अगर पाथ डिफरेंस 0 रहेगा, ठीक, तो 0 पाथ डिफरेंस यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो पॉइंट P पर हमेशा, पॉइंट C पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो स्क्रीन के सेंटर पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनती है, तो इसको हम लोग पहली नहीं कहते, इसको हम लोग सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। तो इसको हम लोग पहली ना कह करके इसको हम लोगों ने एक नया नाम दिया, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक। तो पहली किसको कहेंगे? पहली फिर हम कहेंगे 1 रखने पे जो आएगी, तो यहाँ 1 रखेंगे तो जो आएगा उसे कहेंगे ये पहली ब्राइट फ्रिंज स्क्रीन के सेंटर से। अब सेंटर भी नहीं बोलेगा, सेंटर पे क्या बनता है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो हम ये अभी तक कह रहे थे कि एक्सएम क्या है? किसी ब्राइट फ्रिंज की स्क्रीन की सेंटर से दूरी निकालने फॉर्मूला। अब पता लग गया सेंटर पर ब्राइट फ्रिंज ही बनेगी हमेशा, उसको हम लोग सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहेंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि एक्सएम क्या है? एक्सएम जो है वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से दूसरी ब्राइट फ्रिंजों की दूरी निकालने का सूत्र। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे हम कोई ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कितनी डिस्टेंस पर बन रही निकाल सकते हैं। अगर आपको पहली ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालनी है तो m का पहला मान ये रखेंगे 1, 0 रखने पर तो सेंट्रल की पोजीशन आती है, तो 1 रखने पर पहली ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आ जाएगी, 2 रखने पर दूसरी की, और 3 रखने पर तीसरे की। यानी याद रखना आसान है कि ये फॉर्मूला लिखना है जब ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालनी है, और फिर जिस नंबर की ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालनी है m की वो वैल्यू आपको पुट कर देनी है। मतलब 5वीं ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल फ्रिंज से कितनी दूरी पर है, तो m बराबर 5 रख दिया। 10वीं कितनी दूरी पर है, तो m बराबर 10 रख दिया। तो ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला आ गया। क्लियर है सबको? तो ये ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला आ गया। अब वैसे ही हम लोग डार्क फ्रिंज की लेकर देखें। फॉर डार्क फ्रिंज, अगर डार्क फ्रिंज के लिए चले हम लोग, यानी मान लें हम कि पॉइंट P पर इस बार ब्राइट फ्रिंज नहीं बल्कि पॉइंट P पर डार्क फ्रिंज बन रही है, तो अगर हम ये मान लेते हैं कि पॉइंट P पर डार्क फ्रिंज बन रही है तो यानी वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो ये दोनों वेव जब पॉइंट P पर पहुंची हैं तो इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है एक्सएम स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, ये जो पाथ डिफरेंस है एक्सएम स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, ये निश्चित रूप से λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 इसी पदों में होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि विनाशी व्यंजक के लिए पथांतर का मान λ/2 के विषम गुणांक में होता है। अब इसको हम 3 λ/2 के बराबर करें कि 5 λ/2 के बराबर करें कि 7 λ/2 के बराबर करें। हम 5 के बराबर करेंगे तो आप कहोगे सर 7 λ/2 भी हो सकता है, तो इसको हमने बराबर कर दिया 2
2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के। यही जनरल फॉर्मूला निकाला था कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी वेक्टर के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। और यहाँ m की वैल्यू क्या होती है, इस फॉर्मूले में आप जानते हैं कि m की वैल्यू जो होती है ये 1 2 3 4, जीरो नहीं आता है इसमें। अगर हम और नंबर को 2m प्लस 1 से दिखाते तो जीरो आता, ठीक। तो 1 2 3 4 आता है इसमें, एक एक करके रखते आइए तो और नंबर आता जाएगा। चलिए अभी यहां से xm की वैल्यू आ जाएगी, निकालेंगे हम लोग, ठीक। तो यहां से xm की वैल्यू आ जाएगी 2m माइनस 1 डी लैम्डा अपॉन 2d। 2m माइनस 1 डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी को उधर ले आओ, ठीक, 2d। ये डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला आ गया। तो यहां से हमने xm की वैल्यू निकाली, कैपिटल डी को इधर भेज दिया, स्मॉल डी को उधर भेज दिया, xm की वैल्यू आ गई। xm क्या है, अभी हमने माना था पॉइंट बी पर डार्क फ्रिंज बन रही है। तो ये किसी डार्क फ्रिंज की स्क्रीन के सेंटर यानी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आ गया कि कोई डार्क फ्रिंज जो है देखिए स्क्रीन के सेंटर से कितनी दूरी पर बनेगी। तो हम लोगों ने यहां पर डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला जो है वो निकाल लिया। तो ये दो फॉर्मूले हमारे हो गए, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, जिससे ब्राइट या डार्क फ्रिंज स्क्रीन पर कहां बन रही है देखिए उनकी पोजीशन निकालने का फॉर्मूला आ गया। क्लियर है? तो हमारे पास तीन फॉर्मूले यहां इकट्ठा हो गए। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में S1 S2 चलने वाली रे जब पॉइंट बी पहुंचती हैं तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होता है, एक्सएम स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। स्क्रीन पर जो ब्राइट फ्रिंज बनती हैं उस ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला है एक्सएम इक्वल टू एम डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। डी फ्रिंजों की स्थितियां निकालने का सूत्र। इसमें m का मान 1 2 3 4 रखेंगे तो कोई डीप फ्रिंज केंद्रीय डीप फ्रिंज से, सेंट्रल राइट फ्रिंज को हिंदी क्या कहते हैं, केंद्रीय डीप फ्रिंज, केंद्रीय डीप फ्रिंज से कितनी दूरी बन रही है वो निकल आएगा। और ऐसे ही ये अधीप फ्रिंज की स्थिति निकालने सूत्र है, इसमें m की वैल्यू हम लोग 1 2 3 4 रखेंगे तो कोई अधीप फ्रिंज केंद्रीय डीप फ्रिंज से कितनी दूरी पर बन रही है वो निकल आएगा। क्लियर है? लेकिन हमने तो हेडिंग डाली फ्रिंज विड्थ। ये फ्रिंज विड्थ क्या होती है? कहते हैं कि दो क्रमागत दीप्त या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। दो क्रमागत दीप्त या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। वास्तव में चाहे दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस निकालो या दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस निकालो, वो एक ही आती है। अगर ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस निकालने का आपने सोचा तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। आप कहते हो पांचवी ब्राइट फ्रिंज सेंटर से कितना ऊपर बन रही तो 5 रखें, छठी कितना ऊपर बन रही तो 6 रखें, यहां तो m लिखा है। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये mth ब्राइट फ्रिंज, mv ब्राइट फ्रिंज कितना ऊपर बन रही उसका फॉर्मूला है। तो उसके ठीक बाद वाली m प्लस 1v कितना ऊपर बनेगी निकाल लो, यहाँ m की जगह m प्लस 1 रख दो। फिर आप एक की पोजीशन में से दूसरी पोजीशन क्या कर दो, हटा दो। देखिए जरा यहां पर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको इरेज किया जाए। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए तो मैंने क्या बताई डेफिनेशन, दो सक्सेसिव ब्राइट या दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज के बीच जो डिस्टेंस होती है वो फ्रिंज विड्थ कहलाती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि mth ब्राइट फ्रिंज की सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो होती है xm इक्वल टू m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अभी हम लोगों ने पढ़ा ये फॉर्मूला। mth ब्राइट फ्रिंज सेंटर से कितना ऊपर बनती है, xm दूरी ऊपर बनती है, उस xm की वैल्यू है। तो इसके ठीक बाद वाली m प्लस 1v कितना ऊपर बनेगी। तो आप जानते हैं कि पांचवें की निकालनी तो यहाँ 5 रखते थे, छठे की निकालनी तो 6 रखते थे। अब m प्लस 1v कितनी ऊपर बनेगी, तो यहाँ m की जगह प्लस 1 रखें और उसकी सेंटर से डिस्टेंस को हम x m प्लस 1 से दिखा देंगे। ये हो जाएगा m प्लस 1 d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो यहां कहीं बन रही है, यहाँ mth बन रही है, यहाँ m प्लस 1 बन रही है। ये डिस्टेंस xm प्लस 1 हो जाएगी। तो mv यहां बन रही है, m प्लस 1 यहां बन रही है, तो इनके बीच की दूरी ये कहलाएगी
फ्रिंज विड्थ, ठीक। और वो कैसे निकालेंगे? एक्सएम क्या बताता है? mth फ्रिंज की स्थित पोजीशन बताता है। xm+1 क्या बता रहा है? वो m+1th फ्रिंज की पोजीशन बता रहा है। अब xm+1 इस दूरी में से ये दूरी घटा दें तो दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी, ठीक। तो फ्रिंज विड्थ जो होगी xm+1 माइनस xm, ठीक। आप ये भी कह सकते हैं कि दो क्रमागत दीप या दो क्रमागत अदीप फ्रिंजों की रेखीय स्थितियों का अंतर, उनके बीच की दूरी बोली या कहिए रेखीय स्थितियों का अंतर। रेखीय क्योंकि एक्सएम क्या बताता है? mth फ्रिंज की पोजीशन ही तो बताता है। किससे बताता है? डिस्टेंस से। डिस्टेंस तो हम कहते हैं ये एक्सएम क्या करता है? इसकी लीनियर पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक। xm+1 ये m+1th फ्रिंज की पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, किसके द्वारा? डिस्टेंस के द्वारा। तो xm और xm+1 ये सेंटर से mth और m+1th फ्रिंज की लीनियर पोजीशन डिनोट करते हैं, रेखीय स्थितियां बताते हैं, ठीक। इसका जो अंतर होता है वो फ्रिंज की चौड़ाई कहलाता है। या छोड़िए, आप पहली डेफिनेशन में ही रखिए कि दो क्रमागत दीप या दो क्रमागत अदीप फ्रिंजों के बीच की दूरी फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। mth फ्रिंज xm दूरी ऊपर बन रही है, m+1th फ्रिंज xm+1 दूरी ऊपर बन रही है, तो इनके बीच की दूरी xm+1 में से xm घटा दिया जाए। चलिए घटाते हैं। m+1 d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, w इक्वल टू d लैम्डा अपॉन स्मॉल d कॉमन ले लो, m+1 -1 d लैम्डा अपॉन स्मॉल d कॉमन ले लिया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, सॉरी यहां पे m आएगा, m बचेगा ना, m से m कैंसिल हो गया। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आ गया d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ये हमने दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस निकाली है। अगर आप दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, जो डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला था उसमें निकाला था mth डार्क फ्रिंज कितना ऊपर बन रही है, उसके बाद फिर आप निकालिए m+1th कितना ऊपर बनेगी, फिर xm+1 में से xm घटाइए, फॉर्मूला यही आएगा। दो क्रमागत दीप फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालो या दो क्रमागत अदीप फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालो, फॉर्मूला एक ही आता है। यानी दीप और अदीप फ्रिंजें जो होती हैं वो एक ही चौड़ाई की बनती है। और खास बात है कि फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला है इसमें m भी कहीं नहीं है, यानी फ्रिंज की जो विड्थ होती है फ्रिंज के ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करती। m होता तो ये होता कि चौथी फ्रिंज कितनी चौड़ी बनेगी तो m बराबर 4 रखो, पांचवी कितनी चौड़ी बनेगी तो 5 रखो, यानी अलग अलग फ्रिंजों की विड्थ अलग अलग आती है, वो ऑर्डर पर डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ वो ऑर्डर पर डिपेंड नहीं कर रही क्योंकि इसमें m कहीं है नहीं। बाकी कैपिटल D स्लिट से पर्दे तक की दूरी, स्मॉल d स्लिटों के बीच का सेपरेशन है, लैम्डा लाइट की वेवलेंथ है, ये सब सभी फ्रिंजों के लिए क्या रहेंगी? एक ही रहेंगी। इसका मतलब सभी दीप और सभी अदीप फ्रिंजें एक ही चौड़ाई की बनती है। क्लियर हो गया? तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको इरेज करें। ले लिया स्क्रीनशॉट, इरेज किया जाए इसको। जिनके पास नोट्स हैं मेरे, उन्हें स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, वो ध्यान से लेक्चर देखें और फिर नोट्स से प्रिपेयर करें। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है वो स्क्रीनशॉट लेकर अपनी बुक की हेल्प से इसके नोट्स स्वयं बनाएं, ठीक, और पढ़ाई करें अपनी। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अब ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है? फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई तो देखी, अब हम लोग देखेंगे फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, ठीक है। तो कोणीय चौड़ाई क्या होती है? देखिए फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, चलो इसकी इतनी हटा देते हैं, इतना तो समझ ही गए होंगे। एंगुलर फ्रिंज विड्थ माने फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई। जैसे दो क्रमागत दीप या दो क्रमागत अदीप फ्रिंजों की रेखीय स्थितियों का अंतर। रेखीय स्थितियां यानी जब पोजीशन डिस्टेंस से बताई जाए, तो xm और xm+1 जो है वो उसकी लीनियर पोजीशन थी फ्रिंजों की। जैसे दो क्रमागत दीप या दो क्रमागत अदीप फ्रिंजों की रेखीय स्थितियों का अंतर फ्रिंज की रेखीय चौड़ाई कहलाता है, वैसे ही दो क्रमागत दीप या दो क्रमागत अदीप फ्रिंजों की कोणीय स्थितियों का अंतर फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई कहलाता है। अब ये कोणीय स्थिति क्या होती है? मान लिया आप कह रहे हैं यहाँ पे mv दीप फ्रिंज बन रही है, तो इस पॉइंट की पोजीशन हम दो तरीके से बता सकते हैं। एक ये कि ये पॉइंट सेंटर से कितना ऊपर है, ये डिस्टेंस से बता रहे हैं, तो ये लीनियर पोजीशन हो गई। दूसरा ये एंगल बताकर, ये जो एंगल देख रहे हैं आप थीटा,
हम ये भी मान लिए 30 है तो कह सकते थे कि एम बी फ्रिंज ओ से 30 डिग्री के एंगल पर है, ओ से 30 डिग्री के एंगल पर चलो तो एम बी फ्रिंज आएगी। तो ये 30 डिग्री फिर उसकी क्या हो जाती है, एंगुलर पोजीशन हो जाती है। तो अगर यहाँ एम एफ फ्रिंज बन रही है ब्राइट फ्रिंज, तो उसकी पोजीशन डिस्टेंस से बता सकते हैं और एंगल से बता सकते हैं। ठीक, चलिए मान लेते हैं वहाँ एम एफ फ्रिंज बन रही है और ये एंगल, चलिए अब हम मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं इस लाइन को, और ये एंगल जो है, ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा एम है। थीटा एम यानी एम एच फ्रिंज की एंगुलर पोजीशन। वो बता रहे हैं कि एम एच फ्रिंज जो है यहां से थीटा एम एंगल चलने पर बन रही है। तो m प्लस 1 थोड़ा और ऊपर बनती है, उसको अगर इससे मिलाएं तो ये एंगल थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, ये थीटा m प्लस 1 हो जाएगा। तो थीटा m एम एच फ्रिंज की एंगुलर पोजीशन है, कोणीय स्थित है, और थीटा m प्लस 1 जो है ये m प्लस 1 भी बी फ्रिंज की स्थित बता रहा है। किसके टर्म में, एंगल के टर्म में, कोण के पदों में। तो ये उसकी कोणीय स्थिति कहलाता है। जैसे दो क्रमागत दीप्त या दो क्रमागत अदिश फ्रिंजों की रेखीय स्थितियों का अंतर, लीनियर पोजीशन का डिफरेंस xm प्लस 1 में xm घटाया, वो लीनियर विड्थ कहलाती है, रेखीय चौड़ाई w। और अगर हम कोणीय स्थितियों का अंतर निकालें तो इसे फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई कहेंगे, यानी कोणीय चौड़ाई हो जाएगी थीटा m प्लस 1 में से थीटा m क्या कर दो, घटा दो। तो जो कोणीय चौड़ाई बन रही है, थीटा से दिखाएंगे इसको, तो थीटा m प्लस 1 माइनस थीटा m, फ्रिंज की एंगुलर विड्थ थीटा m प्लस 1 माइनस थीटा m। अब ये थीटा m कैसे निकालेंगे, अगर हम ये मान लें कि थीटा m बहुत स्मॉल है, तो आप जानते हैं थीटा m बराबर tan थीटा m लिख सकते हैं। और इस ट्राइंगल में अगर इसका tan लेंगे तो xm अपॉन कैपिटल D आ जाएगा, xm अपॉन कैपिटल D। क्लियर है। अब थीटा m अगर xm अपॉन कैपिटल D है तो इसी तरीके से थीटा m प्लस 1 बराबर हो जाएगा xm प्लस 1 अपॉन कैपिटल D। अरे भाई मान लेंगे थीटा m प्लस 1 भी बहुत स्मॉल एंगल है, तो थीटा m प्लस 1 बराबर थीटा m, और इसका थीटा दोगे तो ये xm प्लस 1 अपॉन कैपिटल D। तो थीटा m और थीटा m प्लस 1 की वैल्यू निकाली, ये यहां पुट कर दीजिए, xm प्लस 1 अपॉन कैपिटल D माइनस xm अपॉन कैपिटल D, 1 अपॉन D कॉमन ले लिया तो xm प्लस 1 माइनस xm, xm प्लस 1 माइनस xm, xm प्लस 1 में से xm घटाओगे तो ये तो दो क्रमागत बी फ्रिंजों के बीच की दूरी आ जाएगी, जो कि फ्रिंज की चौड़ाई कहलाएगी। तो थीटा बराबर आ गया w अपॉन d, यानी किसी फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई बराबर उस फ्रिंज की रेखीय चौड़ाई बटे स्लिट से पर्दे तक की दूरी। एंगुलर फ्रिंज विड्थ इक्वल टू द लीनियर विड्थ अपॉन डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम दी स्लिट्स। तो कोणीय चौड़ाई जो है वो रेखीय चौड़ाई में आप डिवाइड कर दीजिए स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस को, तो एंगुलर विड्थ आ जाती है। बाकी अभी W का जो फॉर्मूला निकाला है वो भी अगर रख दें यहाँ पर, d लैम्डा अपॉन स्मॉल d अपॉन d, तो d से d कैंसिल हो गया, तो एक फॉर्मूला हम लोगों को और मिल जाएगा थीटा का, इधर लिख देते हैं, थीटा इक्वल टू W अपॉन d, तो वही है कोणीय चौड़ाई बराबर रेखीय चौड़ाई अपॉन डिस्टेंस, और दूसरा लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो ये एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला आ गया। एंगुलर विड्थ थीटा इक्वल टू W अपॉन d या लैम्डा अपॉन d। तो फ्रिंज की दो तरह की चौड़ाई होती है, रेखीय चौड़ाई, रेखीय चौड़ाई मतलब पर्दे पर फ्रिंज कितनी चौड़ी दिखाई देगी, ठीक, वो W होता है, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, W बराबर d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। लिखते हैं इधर W इक्वल टू d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। फिर एक होती कोणीय चौड़ाई, ठीक, कोणीय चौड़ाई वो होती है W अपॉन d, यानी रेखीय चौड़ाई बटे दूरी, ठीक, या लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ठीक। तो ये एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ ये दोनों इसमें आ गए। देखिए आपने किस तरीके से होते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपने न्यूमेरिकल सेक्शन। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा फ्रिंज विड्थ का फार्मूला और फ्रिंजों की पोजीशन निकालने का फार्मूला है। ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसमें हम लोग अब कुछ न्यूमेरिकल जो है बेसिक न्यूमेरिकल लगा लेंगे।
फ्रिंज विड्थ पर बेस पहले मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यंग द्विक रेखाचित प्रयोग में, स्क्रीन पर जो फ्रिंजें बन रही हैं उनकी विड्थ 0.04 सेंटीमीटर है, फ्रिंजों की चौड़ाई इतनी है। स्क्रीन जो है वो स्लिट से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, कैपिटल डी 50 सेंटीमीटर है, और जो लाइट हम यूज कर रहे हैं वो 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ वाली है। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग का प्रकाश उपयोग में लाया जा रहा है, तब इतनी चौड़ी फ्रिंजें बन रही हैं। वो कह रहा है अगर हम स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस कैपिटल डी उतना ही रखें, उसमें कोई चेंज ना करें, लेकिन वेवलेंथ अगर हम 4000 एंगस्ट्रॉम कर दें तो अब जो फ्रिंज बनेगी उनकी विड्थ क्या होगी। आप जानते हैं कि फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है W इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये लैम्डा पर डिपेंड करता है, और हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने लैम्डा जो है वो क्या कर दिया है, घटा दिया है। तो लैम्डा घटा दिया है, डिक्रीज कर दिया है, तो W भी कम हो जाएगा, यानी फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। तो समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए पहले वाली वेवलेंथ को हम λ1 मान लेते हैं, इसको W1, नई वेवलेंथ को λ2, और फ्रिंज विड्थ W2 हमें निकालनी है। तो आप जानते हैं, समझ गए होंगे, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, दो इक्वेशन बना के डिवाइड कर देना है। पहले जब वेवलेंथ λ1 थी तो फ्रिंज विड्थ W1 थी। अब आपने क्या किया, केवल एक चीज लैम्डा चेंज कर दिया, बाकी स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस वही है, ठीक। तो नई फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लिख दिया, पहले की विड्थ का फॉर्मूला लिखा, बाद की विड्थ का फॉर्मूला लिखा और डिवाइड कर दिया, काम खत्म। कैपिटल डी से कैपिटल डी, स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल। W1 पहले की फ्रिंज विड्थ क्या है 0.04, बाद की फ्रिंज विड्थ निकालनी है λ1 पता है 5000 एंगस्ट्रॉम, और λ2 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में ही रख दिया, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा, तो इधर W1 हमने सेंटीमीटर में रखा था तो W2 भी सेंटीमीटर में निकल आएगा। ये कैंसिल हो गया, ठीक। और यहां से हमारा जो W2 आएगा वो हो जाएगा 0.04 इंटू 4/5, यानी 0.16/5, और ये हमारा हो जाएगा यहां पर 0.16/5। तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग जब 0.16 में, तो फ्रिंज विड्थ आएगी 0.032 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक, 0.032 सेंटीमीटर। बस केवल पहले की विड्थ का फॉर्मूला लिखा dλ1 अपॉन स्मॉल डी, बाद की विड्थ का dλ2 अपॉन स्मॉल डी, और डिवाइड कर दिया, W2 यहां से निकल आएगा। क्लियर है क्वेश्चन? बिल्कुल सबकी समझ में आ गया। इसके बाद में हम अपने अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन ये है कि इन YDSE इफ स्क्रीन इज मूव्ड बाय 5 × 10⁻⁵ meter towards the slit, the change in fringe width is 5 × 10⁻⁵ meter. If the distance between the slit is 10⁻³ meter, calculate the wavelength of light used. वो ये कह रहा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यंग के द्विक रेखाचित प्रयोग में, अगर हम लोग स्क्रीन को 5 × 10⁻² मीटर जो है स्लिट की ओर खिसका दें, जो स्क्रीन है उसको स्लिट की ओर शिफ्ट कर दिया जाए। अगर ये स्लिट्स है तो स्क्रीन पहले यहां थी, तो इसको इधर की ओर खिसका दिया जाए, टुवर्ड्स द स्लिट। कितना? इतना। स्लिट की ओर शिफ्ट कर दे, यानी कैपिटल डी जो है वो पहले से कम हो जाएगा। अगर पहले ये कैपिटल डी जो था इतना था डी, तो अब ये मान लीजिए कम होके डी डैश हो गया। और आप देख रहे हैं कि फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले में डी कम होने से फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाती है, यानी नई फ्रिंज विड्थ पहले से कम हो जाएगी। तो वही वो बता रहा है कि फ्रिंज विड्थ में कितने का चेंज होता है, फ्रिंज विड्थ में 3 × 10⁻⁵ मीटर का चेंज होता है।
स्लिट के बीच की डिस्टेंस दी गई है और आपसे कह रहा है जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग दो इक्वेशन बना के कर सकते हैं। पहले हम लोग मान लेते हैं पहले स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस डी थी, तो पहले की फ्रिंज विड्थ डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। फिर हमने मान लिया कि जब हमने स्क्रीन को स्लिट की ओर खिसकाया तो अब दूरी डी से रिड्यूस होकर डी डैश बची, डी से घट गई, तो W2 इक्वल टू डी डैश लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। क्लियर है? ये पहले की विड्थ है और ये बाद की विड्थ है, और आपको पता है डिस्टेंस स्लिट की कम की है स्लिट से स्क्रीन तक की, तो डिस्टेंस कम करने से विड्थ घट गई होगी, यानी W1 से W2 क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो कितना घट गई, क्योंकि हमें यही दिया है फ्रिंज विड्थ में कितने का चेंज हो गया, तो हम उसी की इक्वेशन बना रहे हैं। इक्वेशन 1 में से 2 को घटाया जाए तो इधर आ जाएगा W1 माइनस W2, इधर हम लोग लैम्डा अपॉन डी कॉमन ले लेंगे तो D माइनस डी डैश। W1 माइनस W2 ये फ्रिंज विड्थ में चेंज है, W1 माइनस W2 फ्रिंज विड्थ में चेंज, डेल्टा W लैम्डा अपॉन डी, और ये हो गया स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस में चेंज, डेल्टा डी। यहां से फिर लैम्डा निकालना है, लैम्डा का फॉर्मूला बन गया डेल्टा W इंटू स्मॉल डी अपॉन डेल्टा डी। डेल्टा W फ्रिंज विड्थ में कितने का चेंज हो गया, फ्रिंज विड्थ में चेंज हो गया 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 मीटर का, ये है 10 टू पावर माइनस 3, और डेल्टा डी 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। ठीक, अभी इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर, 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम। भाई मीटर को एंगस्ट्रॉम बदलना है 10 की पावर प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंगस्ट्रॉम को मीटर बदलना होता है 10 की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ मीटर को एंगस्ट्रॉम बदलना है तो 10 की पावर माइनस 10 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके वो प्लस 10 हो जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 की पावर प्लस 10 मिलकर के हो जाएगा 10 की पावर 3, और 6 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 6000 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो लाइट आ गई, ठीक है, इसकी वेवलेंथ जो है वो 6000 एंगस्ट्रॉम। ये आपका क्वेश्चन हुआ, समझ में आ गया सबको? स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस आपने कम कर दी, कैपिटल डी कम होने से फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगी, तो मान लिया पहले की डिस्टेंस डी थी तो पहले की विड्थ का फॉर्मूला लिखा, नई डिस्टेंस डी डैश हो गई तो बाद की विड्थ का फॉर्मूला लिखा, और फिर इक्वेशन 1 में 2 को हटा दिया, तो ये फ्रिंज विड्थ में कितना चेंज हो गया। चेंज क्यों निकालने, वो हमें चेंज ही दे रहा है कि फ्रिंज विड्थ में इतना चेंज हो जाता है, तो ये हो गया डेल्टा W चेंज इन फ्रिंज विड्थ, ये हो गया डेल्टा डी कैपिटल डी में चेंज, और ये दोनों हमें दिए गए, ये और ये दिए गए। लैम्डा पूछ रहा है, सिंपल सी कैलकुलेशन करिए, लैम्डा निकाल लीजिए। नोट कर लिया सबने? तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब आते हैं हम लोग आज अपने अगले न्यूमेरिकल पर, और ये न्यूमेरिकल फ्रिंजों की पोजीशन निकालने पर क्या है, बेस्ड है। फ्रिंजों की पोजीशन निकालने पर बेस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है। आपको याद होगा आपने ब्राइट और डार्क फ्रिंज की पोजीशन का फॉर्मूला पढ़ा था कि कोई ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल फ्रिंज से कितनी डिस्टेंस पर बनेगी। इधर लिख देता हूं, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला था xm इक्वल टू m d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। जिस ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालनी, जैसे फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालनी, चौथी ब्राइट फ्रिंज, चौथी डीप फ्रिंज केंद्रीय फ्रिंज से कितनी दूरी बनेगी, तो यहाँ m बराबर 4 रख देते थे, पांचवी तो 5 रख देते थे। ऐसे ही डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला था 2m माइनस 1 d लैम्डा अपॉन 2d, और यहां भी जिस नंबर की डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालनी हो m की वही वैल्यू पुट कर दी जाती है, ठीक है। तो ये सीधे से फॉर्मूला में सवाल है, कह रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिटों के बीच का जो सेपरेशन है S1 S2 के बीच की दूरी वो 0.2
200 नैनोमीटर दी गई है। नैनोमीटर को आप मीटर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और लैम्डा दिया गया 6000 एंगस्ट्रॉम, जो लाइट यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ दी गई है। कैपिटल डी एंगस्ट्रॉम में दी गई, उसको मीटर बदल लेंगे आप 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करके। और स्ट्रेटो से स्क्रीन जो है वो 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ भी सेंटीमीटर को मीटर बदल लेंगे 100 से डिवाइड करके। तो कुल मिलाकर के सबको आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है ताकि सभी डिस्टेंस एक यूनिट सिस्टम में हो जाए, और बस फिर केवल फार्मूला लगा देना है। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम दी सेंट्रल फ्रिंज। सेकेंड डार्क फ्रिंज सेंट्रल फ्रिंज से कितने डिस्टेंस पर बनेगी। तो फॉर्मूला आप जानते हैं डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालने का, 2m - 1 d लैम्डा अपॉन 2d। और अब सेकेंड डार्क फ्रिंज के लिए, फॉर सेकेंड डार्क फ्रिंज पुट m = 2 रखेंगे तो सेकेंड डार्क फ्रिंज की पोजीशन यहां 2 रखा, तो x2 मतलब सेकेंड डार्क फ्रिंज की पोजीशन 2 रखेंगे। 2 × 2 4 में से बन जाएगा 3d लैम्डा अपॉन 2d। अब 3d लैम्डा अपॉन 2d आया, इसमें कैपिटल डी पता है आपको, लैम्डा पता है, स्मॉल डी पता है, रख करके कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेट कर लीजिए। तो सेकेंड डार्क फ्रिंज सेंट्रल फ्रिंज से कितनी डिस्टेंस पर बन रही निकल आएगा। ऐसे ही ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम दी सेंट्रल फ्रिंज। ठीक, ऐसे कॉमा बनाया हुआ, इसका मतलब जो ऊपर लिखा है वही क्वेश्चन है, बस चेंज क्या हुआ, सेकेंड डार्क फ्रिंज की जगह सेकेंड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालनी है। तो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला लिखा, ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला होता है m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, और सेकेंड की निकालनी तो यहां भी m = 2 रख देंगे, तो x2 = 2 d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ठीक, इसमें भी d लैम्डा स्मॉल d की वैल्यू रखिए, हो गया आपका क्वेश्चन। तो ये सीधे से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आसानी से आपका लग जाएगा, नोट कर लिया आपने। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसमें अपना आज के लेक्चर का आखिरी न्यूमेरिकल, और ये भी फ्रिंज विड्थ पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन YDAC यूजिंग रेड लाइट लैम्डा = 6600 एंगस्ट्रॉम 60 fringes are seen in the field of view. How many fringes will be seen by using violet light 4400 एंगस्ट्रॉम। यानी वो कह रहा है कि जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम 6600 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश यूज करते हैं तो हमें दृश्य क्षेत्र में, दृश्य क्षेत्र फील्ड ऑफ व्यू का मतलब कि स्क्रीन का जितना पोर्शन हमें दिखाई दे रहा होगा, जितनी दूरी तक हम स्क्रीन में देख सकते हैं उतनी दूरी में पहले 60 फ्रिंजें बन रही थी। अब वो कह रहा है अगर हम 4400 एंगस्ट्रॉम की लाइट यूज करें तो कितनी फ्रिंजें बनेंगी। तो आप जानते हैं कि जो फ्रिंज विड्थ होती है W, ये लैम्डा पर डिपेंड करती है, और लैम्डा आपने कम कर दिया, इसका मतलब अब पहले से कम चौड़ी फ्रिंजें बनेंगी, और अगर पहले से कम चौड़ी फ्रिंजें बनेंगी तो उतनी ही दूरी में ज्यादा फ्रिंजें आ जाएंगी। भाई मान लो हमें स्क्रीन का इतना पार्ट दिखाई दे रहा है, तो पहले अगर इतनी चौड़ी फ्रिंजें बन रही थी, इतनी चौड़ी चौड़ी, ठीक, तो जितनी फ्रिंजें आ रही थी, अब इसी में अगर पहले से पतली फ्रिंजें बनने लगेंगी तो उतनी ही डिस्टेंस में ज्यादा फ्रिंजें नहीं आ जाएंगी, ठीक, और लैम्डा घट जाने से पहले से पतली फ्रिंजें बनेंगी। मान लीजिए अगर हम आपसे कहते हैं ये फील्ड व्यू है और पहले एक फ्रिंज की विड्थ जो थी वो 2 सेंटीमीटर थी, ठीक, और 2-2 सेंटीमीटर चौड़ी इसमें 10 फ्रिंजें आ जाती थी, 2-2 सेंटीमीटर चौड़ी 10 फ्रिंजें आ जाती थी। इसका मतलब फील्ड व्यू की लेंथ कितनी हो गई, एक फ्रिंज की विड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर, और ऐसी 10 फ्रिंजें आ जाती थी सटा सटा करके। तो इसका मतलब एक फ्रिंज की विड्थ अगर 2 है और 10 फ्रिंजें आ जाती थी तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, 20 सेंटीमीटर हुई कि नहीं हुई। यानी एक फ्रिंज विड्थ में अगर हम नंबर ऑफ फ्रिंजेस से मल्टीप्लाई कर दें तो फील्ड व्यू की टोटल विड्थ आ जाती है। चलिए पहले जब हम ये लाइट यूज कर रहे थे तब 60 फ्रिंजें बन रही थी, तो चलिए पहले फ्रिंज विड्थ की विड्थ, पहले जो फ्रिंज बन रही थी उसकी जो चौड़ाई अगर हम W1 मान लेंगे, पहले W1 चौड़ाई की फ्रिंजें बन रही थी,
तो एक फ्रिंज की चौड़ाई और कितनी फ्रिंज आ रही थी इसमें 60, मान लीजिए इसको N1 से दिखाएं, तो एक फ्रिंज की चौड़ाई में फ्रिंजों की संख्या से गुणा कर दीजिए। तो एक फ्रिंज की चौड़ाई में फ्रिंजों की संख्या से गुणा किया तो ये उस फील्ड व्यू यानी 10 छेद की लंबाई हुई नहीं हुई। अब जब आपने वेवलेंथ चेंज कर दी, ठीक, मान लेते हैं अब एक फ्रिंज की विड्थ जो है वो W2 हो जाएगी और इतनी चौड़ाई वाली हमने मान लिया N2 फ्रिंज आ जाएंगी। तो एक फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई में हम फ्रिंजों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी उसी फील्ड व्यू की विड्थ थी। तो ये एक फ्रिंज की चौड़ाई में फ्रिंजों की संख्या से गुणा करते हैं, जैसा भी समझाया कि 2-2 सेंटीमीटर चौड़ी अगर 10 फ्रिंजें आती हैं यहाँ से यहाँ तक तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी 20 होगी। तो अभी पहले माना जब ये लाइट यूज कर रहे थे तो एक फ्रिंज की विड्थ W1 थी और W1 चौड़ाई वाली कितनी फ्रिंज आ रही थी N1 पहले फ्रिंजों की संख्या जो हमें पता है 60 फ्रिंज आ रही। तो एक फ्रिंज की चौड़ाई में फ्रिंजों की संख्या से गुणा किया तो 10 छेद की लंबाई आ गई। ठीक, कितना लंबा है 10 छेद। ठीक, उसके बाद में मान लिया कि जब हमने वेवलेंथ घटा दी तो फ्रिंज विड्थ घटकर W2 हो गई। अब फ्रिंज की चौड़ाई कम हो गई तो अब ज्यादा फ्रिंज आ जाएंगी। हमने मान लिया अब उतनी दूरी में N2 फ्रिंज आ रही, तो एक फ्रिंज की चौड़ाई में फ्रिंजों की संख्या से गुणा करोगे तो ये उसी 10 छेद की लंबाई होगी। चूंकि दोनों उसी फील्ड व्यू की लेंथ है तो आपस में बराबर होगी, बराबर कर दीजिए। बस W1 पहले की विड्थ d λ1 अपॉन स्मॉल d इंटू N1, ये d λ2 अपॉन स्मॉल d इंटू N2, कैपिटल D स्मॉल d कैंसिल हो जाएगा और N2 निकालना है तुम्हें यहाँ से। तो N2 बराबर λ1 अपॉन λ2 इंटू N1। λ1 कितना है 6600, ये है 4400 और ये है 60। 11 से कैंसिल करो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कैंसिल होकर के 15 आ जाएगा। 4 से इसको कैंसिल करोगे 15 आ जाएगा और यहां से N2 बराबर 90 आ गया। तो अब उसी फील्ड व्यू में 90 फ्रिंजेस जो है वो बनेगी, 90 फ्रिंजेस जो है वो अब उसी फील्ड व्यू में क्या हो रही है, बन रही है। देख रहे हैं आप लोग। तो अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो ये मैंने आज आपको आज पढ़ाए गए टॉपिक पर बेस 4 न्यूमेरिकल बताए। पीछे भी मैंने 4 न्यूमेरिकल बताए थे। मैं आपको बता रहा हूं कि जो टॉपिक पढ़ाते समय मैं न्यूमेरिकल बताता जाता हूं, ठीक, उसको आप एक कॉपी में करते जाइए। तो ये 4 न्यूमेरिकल आज बता दिए, 4 पहले, तो 8 न्यूमेरिकल आपके हो गए। 8 न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। इनको अपनी कॉपी में लगा लीजिए और थ्योरी जो मैंने पढ़ाई उसको नोट्स से तैयार कर लीजिए। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है वो स्क्रीनशॉट और अपनी बुक की हेल्प से अपने नोट्स बना लीजिए। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।